बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग SOC 101 की GDP करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस दफ़ा, मतलब टोटली कंसेप्चुअल बेस है। आप सबको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या रीज़न मसले हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक कंसेप्चुअल वे के ज़रिए बताऊँगा जिसको आप अपने तरीके से अपनी अल्फाज में बयान कर सकेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो बता रहा है कि एजुकेशन लेज द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। के एजुकेशन हर लिहाज से इकोनॉमिकली सोशली और पॉलिटिकली हर तरह से कंट्री के लिए डेवलपमेंट का एक ज़रिया बनती है। एजुकेशन सिस्टम एनेबल्स द नेशन टू अचीव द गोल इट नेशन गोल्स। एजुकेशन हमारी नेशन हमारे पाकिस्तान या हमारे कंट्री के लिए जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने का भी ज़रिया बनती है। पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री हैज़ फेस्ड क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। तो पाकिस्तान को काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एजुकेशन के अंदर। वो आपको भी पता है कि आपने खुद भी फेस की होंगी। उसी को हमने यहाँ पे बयान करना है। Next, the system of education has failed to deliver according to the aspiration of the nation, keeping in mind this fact। अच्छा, ये सब कुछ आपने वो जो मेन बात कह रहा है, कीपिंग इन माइंड दिस फैक्ट राइट डाउन एनी 5 रिकमेंडेशन इन डिटेल इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक तो पहली बात 10 नंबर का क्वेश्चन है, और उसने दूसरी बात जो यहाँ पे की है 5 रिकमेंडेशन, 5 हमने पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, और उनको डिटेल के साथ, ये उसने साथ डिटेल का वर्ड यूज़ किया है, तो डिटेल के साथ हम उनको करेंगे। तो हर जो आपका पॉइंट होगा वो 2 नंबर का होगा। मैंने कोई 5-6 पॉइंट लिखे हैं, बल्कि 7-8 पॉइंट आई थिंक लिखे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, और उनमें से 2-3 की डिटेल बता दूँगा, बाकियों की आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपने क्वेश्चन देख लिया है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें यह है कि आपने पहली बात के डॉक फाइल में सबमिट करनी है। ये जो सोल्यूशन है आपने डॉक फाइल में सबमिट करना है। नेक्स्ट है उसको टाइम रोमन क्या होता है, यहाँ से आप देख लेंगे। ये मैं जब सेलेक्ट करूँगा ना, आपने क्या करना है, इस चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करना है, और इधर से टाइम रोमन, ये वाला टाइम रोमन है, इसको क्लिक कर देना है, तो ये टाइम रोमन का फ़ॉन्ट हो जाएगा। और दूसरा आपने 12 करना है, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आई थिंक 13 है, जो भी किया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। वो आपने 12 करना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 12 ही है मेरा। यहाँ पे क्लिक करके आपने 12 कर लेना है। ये मेन चीज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, और ये आपका टाइम रोमन होनी चाहिए, और फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। योर आंसर शुड बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चन। तो क्लियर कंसाइज़, मतलब जो आपसे पूछा गया है उसी के मतलब आपने बताना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लिमिट्स है तकरीबन 300 से 350। अच्छा, ये जो लिमिट होती है 300 साढ़े 300, आप 400 तक भी ले जाए ना, इसमें मसला नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मतलब आप बता नहीं सही तरह पा रहे, तो उसमें फिर मसला आता है। स्टार्टिंग डेट है 22 अगस्त और क्लोजिंग डेट है 24 अगस्त, तो 24 अगस्त तक आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो अहमियत है एजुकेशन की वो लिख दी है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है। इसमें मैंने लिखा है एजुकेशन डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन। वो चीज़ें जैसे उसने ऊपर बताई थी ना कि एजुकेशन क्या क्या मायने रखती है, उसने 2-3 लाइनें ऊपर लिखी थी इंस्ट्रक्टर ने, तो वही मैंने कुछ उससे लिखी, कुछ मतलब खुद से लिख लुक के ये सारी मैंने बयान किया है कि एजुकेशन का जो मेन हमें क्या क्या कह सकते हैं, एजुकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंस लिखी हुई है एजुकेशन की। ये आप करना चाहें या ना करना चाहें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने जो चीज़ पूछी है वो है कि हम ठीक कैसे कर सकते हैं। उसमें आपने 5 पॉइंट लिखने हैं जो कि ब्रीफिंग के साथ लिखने हैं। तो ये आप पढ़ के देख लीजिएगा, इससे मे भी आपको फ़ायदा हो जाए। ये इंपॉर्टेंस हमने लिखी हुई है एजुकेशन की कि एजुकेशन की क्या अहमियत है हमारे लिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। देयर आर सम वेज़ टू इम्प्रूव एजुकेशन। इश्यूज़ भी आई थिंक मैंने यहाँ पे बयान किए थे या नहीं किए होंगे, इश्यूज़ यहीं पे बयान होंगे। तो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वेज़ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पहली बात है कि हमारे जो मसला है एनरोलमेंट सिस्टम का, मतलब इंदराज ज़्यादा नहीं होता। हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं गाँव में या देहातों में, तो वो लोग स्कूल्स में आते ही नहीं हैं। सबसे पहला मसला हमारा ये है कि वो स्कूलों में आते नहीं है। तो एनरोलमेंट सिस्टम को हमें बेहतर करना है। बच्चों को किस तरीके से स्कूल लेके आना है, ये हम कैसे लेके आएँगे वो मैंने नीचे बताया हुआ है। वो बात की बात है। अभी जो मेन आपको एक पॉइंट दिया है कि हमने अंदराज ठीक करना है अपने जो हमारे देहातों में बच्चे हैं, जिनको उनके वालिदैन स्कूल में लेके ही नहीं आते। क्यों नहीं लेके आते, पहले उसकी रीज़न लिख दें, उसके बाद उसका हल लिखें कि हम ऐसा करें तो बेहतर हो सकता है निज़ाम। दूसरा पॉइंट मैंने क्या दिया है, मोनेटाइज़ रीज़न ऑफ ड्रॉप आउट। अच्छा, बच्चे ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, लाइक जो पढ़ रहे हैं वो 5वीं तक पढ़ते हैं। जैसे मैंने बात की ना कि कुछ लोग तो आते ही नहीं है, उसके बाद कुछ आते हैं तो वो 5वीं में आके या
गैर हाज़िरियों की वजह से या किसी और वजह से या वैसे ही माँ-बाप घर में बिठा लेते हैं, मतलब ड्रॉप आउट उनका बहुत होता है। तो मॉनिटाइज़ करें कि वजह क्या बन रही है? कोई बच्चा अगर स्कूल को छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है? उस चीज़ को मॉनिटाइज़ करके उसको बेहतर बनाया जाए कि उनकी जो वजूहात बन रही हैं उनको या तो ठीक किया जाए, यानी कि हम मॉनिटाइज़ करेंगे रीज़न ऑफ ड्रॉप आउट को। नेक्स्ट है एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि औरतों की तालीम को अभी तक यही रखा जाता है कि इसने पढ़ के क्या करना है, या इस तरह के काफ़ी हमारे ये भी देहातों में ज़्यादातर होता है कि औरत को नहीं पढ़ाया जाता या लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो ये भी एक जेंडर डिस्पैरिटी है, इसको भी हमें ख़त्म करना है। वो उसका ये भी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, मतलब मैंने बताया कि इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें पहले तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे मसला क्या है, मतलब जेंडर डिस्पैरिटी है क्या? वहाँ पे हम लिखेंगे कि इतने परसेंट या इतने लोग हैं जो बॉयज़ तो आ रहे हैं लेकिन गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जा रहा, उसका रीज़न क्या है? फिर उस रीज़न को हल करने का हम तरीका इसी में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एंश्योर इक्विटी इन एजुकेशन। यहाँ इस जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर तकरीबन मैं सारी एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। नीचे मैंने जो जवाब लिखे हैं वो तकरीबन 3 को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेन पॉइंट आपके यहीं पे क्लियर हो जाने चाहिए, आपको कांसेप्ट यहाँ से मिल जाने चाहिए ताकि आप अपनी ज़ुबान में इनके जवाब लिख सकें। नेक्स्ट है एंश्योर इक्विटी इन पाकिस्तान। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में इन एजुकेशन पाकिस्तान में एजुकेशन को इक्वलिटी भी नहीं दी जाती। इक्वलिटी क्या चीज़ है कि हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में कुछ और हिसाब है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ और हिसाब है। प्राइवेट स्कूल में आपको माहौल अच्छा मिल जाता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हमें माहौल अच्छा नहीं मिलता, बेशक वहाँ पे फ्री होती है। और फिर अगर हम अपने ही गवर्नमेंट स्कूल में देखें तो मिडिल को देखें और इंटर को देखें, बड़ा फ़र्क आ जाता है। या फिर ग्रेजुएशन को देखें तो मिडिल तक हमें फ्री मिल रही है, आगे मैट्रिक इंटर तक जाएँ, मैट्रिक तक भी तकरीबन फ्री है, इंटर में जाएँ तो काफ़ी फीसेस, ग्रेजुएशन में तो और फीसेस, यानी कि ये इक्वलिटी भी हमारे यहाँ एजुकेशन में नहीं है। तो इसको भी बराबर करना ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीज़ द अमाउंट एलोकेटेड इन द बजट। इंक्रीज़ द अमाउंट, हमारे एजुकेशन को बजट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना, अमाउंट एलोकेटेड इन द बजट। हमारी एजुकेशन सिस्टम को जो बजट दिया जाता है उसको अगर बढ़ाया जाए तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड हो जाता है कि हमें हमारे जो टीचर हैं, टीचर्स को भी मतलब पावर देनी चाहिए, या कह सकते हैं या फिर उनको थोड़ा रुतबा दिया जाए, ताकि टीचर्स भी, लोग पता क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ता है तो वो पढ़ के गवर्नमेंट टीचर नहीं लगना चाहता। ठीक है, लोग लगते हैं, लेकिन उनको वो अहमियत नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। तो हमारे टीचर्स को, हमारे गवर्नमेंट टीचर्स को भी अहमियत मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं। वो भी एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि टीचर ने ही हमें बनाना है, जो भी बनाना है, तो उसको भी एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जो रुतबा पाकिस्तान में नहीं है, मतलब जो मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा। तो वो भी एक मेन पॉइंट बन सकता है, उसके ऊपर भी आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्कूल एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाएं, लाइक गर्मी है तो उसमें फिर ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को गर्मी ना लगे, अगर सर्दी है तो उसका इंतज़ाम होना चाहिए, या फिर पानी का इंतज़ाम। ये देहाती स्कूलों में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इंटरनेट पे सर्च करके देखें कि देहात में क्या होता है। वहाँ पे पानी के इंतज़ाम भी आज भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी का निज़ाम ही ठीक नहीं है, या वाशरूम्स वगैरह उनमें सफाइयाँ नहीं है, या और भी काफ़ी मसले होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि क्लासेस में बैठने के लिए डेस्क की ही मुहैया नहीं है, इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो स्कूलों में स्टे नहीं करेंगे। ये पॉइंट आप एनरोलमेंट या ड्रॉप आउट में भी कर सकते हैं कि ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता। तो खैर ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी पॉइंट लेंगे उसमें जब आपने एक्सप्लेनेशन करनी है तो आप काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक स्कूल एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना, ये भी एक पॉइंट आ जाता है इसमें। अपडेट आवर टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है, हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो बहुत पुराना है, मतलब ये भी एक अहम चीज़ है जो हमारी एजुकेशन में हमें पीछे छोड़ देती है। हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त 9th-10th में पढ़ते हैं, अगर अदर ममालिक्स में देखा जाए या फिर वैसे देखा जाए तो 5वीं 6ठी में वो सिलेबस उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा सिलेबस अभी भी बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है। उनको भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अपडेट आवर टेक्स्ट बुक, ये भी, इसके ऊपर भी आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम। अब एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि जी हम ना भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ये कंसेप्ट इनके दिमाग से निकालना। एक तो है ना कि हमने एग्जामिनेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है कि चीटिंग ना हो पेपर में, या हमारे पेपर लीक ना हो, या इस तरह के मसले। ये तो एक अलग चीज़ है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बच्चों के माइंड में ये डाल दें कि एग्ज़ाम में चीटिंग चीटिंग करना गुनाह है। उसके लिए क्या है, टीचर्स को सबसे पहले एक ट्रेनिंग दी जाए कि आप लोग
खुद भी इस चीज़ पे अमल करें और स्टूडेंट्स के दिमाग में, आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है, उसके दिमाग में आप जो चीज़ डालेंगे वो उसको पकड़ लेता है। तो क्यों ना उनको सिखा दिया जाए कि चीटिंग चीटिंग गुनाह होता है, ये हमने करनी नहीं है। तो एक माइंडसेट बच्चे का जब बन जाएगा कि हमने चीटिंग करनी नहीं है, तो चीटिंग वाला काम ही खत्म हो जाएगा। एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का मेन तरीकाकार ये भी है, आप ये रीज़न लिख सकते हैं कि क्यों ना ग्रोथ जहाँ से हम करते हैं 5 4th या 3 सेकंड 3 क्लास से 4th क्लास से 5th क्लास से यहाँ पे ही स्टूडेंट को सिखा दिया जाए कि हमने इस चीज़ से बचना है। अच्छा, ये तो हो गए मेन पॉइंट्स जो आपने लिखने थे, आप 5 लिखिएगा क्योंकि हमें 5 कहा गया है इस जीडीपी में। और आप अगर अपनी तरफ से कुछ और आपके ज़हन में पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है आप भी शायद आप भी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करें, आपको और बहुत सारे मिल जाएँगे, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। आपको कांसेप्ट मैंने समझा दिया, आपने लिखना क्या है, इस तरह के पॉइंट लिखने हैं और नेक्स्ट उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनिंग में हम आते हैं सबसे पहले इम्प्रूव द एनरोलमेंट सिस्टम। एनरोलमेंट सिस्टम में मैंने क्या लिखा है जी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ द टोटल स्कूल गोइंग आर चिल्ड्रन अराउंड 50% आर नॉट इन स्कूल। अब तक जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 50% है, मतलब 50% अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में आते ही नहीं है। देयर कुड भी, मैंने बताया था कि पहले हम रीज़न पेश करेंगे, रीज़न के बाद हम उसका सॉल्यूशन देंगे, तो इससे हमारा पैराग्राफ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आपने 5 पॉइंट लिखने हैं तो 5 पॉइंट में आप कोई 70-70 80-80 वर्ड करेंगे तब ही आपके 300 वर्ड पूरे होंगे। देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस ऑफ फॉर चिल्ड्रन नॉट बीइंग इन स्कूल। अब इसका रीज़न क्या है कि इतने बच्चे स्कूल नहीं आते? पॉवर्टी मे बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। प्राइमरी स्कूलिंग में भी फ्री। अच्छा, इसमें मैंने लिखा था कि प्राइमरी स्कूल है जो, वो बेशक फ्री हैं, लेकिन उनके अलावा स्टिल देयर आर मैनी अदर इंडायरेक्ट कोर्स रिलेटेड टू सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल। एक बच्चा जब स्कूल पढ़ने आता है, बेशक हमारी प्राइमरी तक या मिडिल तक तालीम फ्री है, उसको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती, लेकिन उसके अलावा बड़े अखराजात होते हैं, जैसे बुक्स भी हम तकरीबन स्कूल्स में फ्री मिलती हैं। उसके अलावा उसकी वर्दी या उसकी नोटबुक्स या उसके इसके अलावा मतलब काफ़ी अखराजात आ जाते हैं, जो कि स्टूडेंट को रोक देते हैं, चिल्ड्रन को रोक देते हैं स्कूल आने से, उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस तरह जो भी है। Stationery, food, contributions to some other school funds. The child might be working or could work at some places and could bring some इनकम टू फैमिली। अच्छा, देहातों में ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे काम करते हैं, मतलब बच्चे काम करके कमाते हैं और कमा के ला के अपने घर वालों को देते हैं, तो ये बात भी मैंने इसमें लिखी है। जब उन्हें स्कूल में इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ अखराजात होते हैं, तो उससे अच्छा वालिदैन समझते हैं कि हम क्यों ना बच्चों से कमा लें। तो ये चीज़ एक मेन रीज़न है कि एनरोलमेंट हमारे स्कूल्स में बहुत कम है, मतलब बच्चे आते ही नहीं है। 50% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल्स में नहीं आते। बाय सेंडिंग टू द चाइल्ड टू स्कूल, द पेरेंट्स शैल हैव टू फॉरेन द इनकम का ज़रिया बनाया हुआ उन्होंने, विच मे बी नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। दिस इज़ अ बिग इशू एंड द पेरेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग रेशनल फॉर इट। वी हैव टू गिव फंड्स। अब इसका सॉल्यूशन ये भी कह सकते हैं, वी हैव टू गिव फंड्स टू पुअर स्टूडेंट्स। मतलब जो चिल्ड्रंस हैं, हमें पता है, आखिर स्कूल्स वालों को पता चल जाता है कि ये किस तरह का बच्चा है, तो क्यों ना उनको फंड्स दिए जाएँ कि आप स्कूल में आएँ, आपको फंड मिलेंगे, मतलब बजाय उनके फंड लगने के जो उनका अखराजात है, लाइक यूनिफ़ॉर्म या स्टेशनरी या इस तरह के अखराजात आते हैं, उनके लिए उन्हें फंड्स मिलें ताकि वो स्टडी कर सकें। स्टार्ट योर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, और स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ पैदा करें कि चिल्ड्रन भी शौक से हैं, अर्ली एज़ पॉसिबल। पर्सनलाइज़ दैट कम्युनिकेशन व्हिच विल इंटरेस्ट द स्टूडेंट। ऐसे काम, ऐसी चीज़ें मुहैया करें स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को, कि वो स्कूल में आने के लिए इंटरेस्ट रखें अपना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जो मेन चीज़ है कि उनके पेरेंट्स से मीटिंग करें, उनको बताएँ, उनमें एक शऊर पैदा करें कि बच्चों से कमाना ये बात का काम है, अभी उनको पढ़ाना ये बेहतर है। ये एजुकेशन के जो फ़ायदे हैं वो उनको बता के उनको ये शऊर पैदा किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। इससे हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है, मतलब एनरोलमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी। इसमें हमने बात की थी कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता, तो जेंडर में थोड़ा फ़र्क आता है। जेंडर डिस्पैरिटी इन द एस्टिमेटेड लिटरेसी रेट्स शोज़ द मेल्स 66% वेयर लिटरेट, वेयर एज ऑफ फीमेल 42% वेयर। ये 2004 की है, ये मैंने आई थिंक आपके हैंड आउट से ही उठाया है कि 66% मेल्स हैं और 42% फीमेल्स होती हैं। दिस disparity in expected to be wider in rural areas. One of the introduction 85 reasons could be lack of facility for the female education and perhaps। अच्छा, ये तो मैंने रीज़न लिखा है ना कि क्यों होता है। नेक्स्ट हम आते हैं जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये आई थिंक यहाँ से स्टार्ट है। सो वी हैव टू गिव गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन। तो हमें गर्ल्स को एक्सेस देनी चाहिए एजुकेशन तक। वो किस तरह देंगे? गिव
women platform to be in power and achieve economic success. And the main issue is we have to monetize the education system and एंड वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। अब आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल होते हैं वो यही होते हैं वालदैन के, कि ये कंबाइन क्लासेस नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो यही कि इनको सेपरेट क्लासेस दी जाएँ और फिर इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए जो सेक्सुअल और वायलेंस पैदा करता है। तो इस चीज़ को एंड किया जाए, मोनेटाइज करके किया जा सकता है, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसको अगर ख़त्म किया जाए तो ये जेंडर डिस्पेरिटी भी ख़त्म हो सकती है। एश्योर गर्ल्स एंड वुमेन हैव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ फराहम की जाएँ। और भी आपके ज़हन में अगर आते हैं कुछ, अब जो गर्ल्स होंगी उन्हें पता होगा कि उनके ऊपर कौन-सी और मतलब जिनकी वजह से उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो वो यहाँ पे वैसे ये भी लिखा जा सकता है कि पेरेंट्स को भी एंश्योर किया जाए, उनको भी बताया जाए कि एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं और ये लड़कियों के लिए भी कितनी अहम है। क्योंकि अगर एक माँ एजुकेटेड है, एजुकेटेड भी इस तरह की कि वो एजुकेटेड हो, तो उसके बच्चे भी आगे से एजुकेटेड होते हैं, मतलब उसने तरबियत अपने बच्चों को करनी होती है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है। तो इसलिए गर्ल्स के लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट है एंश्योर इक्विटी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में इक्विटी कैसे नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। कैसे नहीं है कि एक तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अलावा अगर गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएँ तो प्राइमरी में और हिसाब है, मिडल तक तकरीबन फ्री है। फिर मैट्रिक जाएँ या एफए इंटर में जाएँ, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे बहुत फीसेस देना पड़ती है। तो कुछ लोग मैट्रिक तक जाके या इंटर तक जाके ख़त्म कर देते हैं अपनी स्टडी को, बिकॉज़ ऑफ वो पे नहीं कर सकते अपनी फीसेस। तो इसके लिए भी हमें इन चीज़ों के लिए या तो फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए या एजुकेशन इस तरह की मुहैया करें उनको कि वो ये चीज़ हासिल कर सकें। द गवर्नमेंट नीड्स इक्विटी इन ऑल एजुकेशन सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एंड एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट भी दे और फंड्स भी दे, इससे इक्विटी है जो वो ख़त्म हो सकती है। द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट टू। अच्छा, जो मेन इशू मैं कहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने डेट आर डूइंग द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का बिजनेस कर रहे हैं सरेआम, पता है हमें बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इतनी इतनी फीसेस जो बनती नहीं है। तो इनके खिलाफ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन लें और इनकी फीसेस तो कम करें ना। ठीक है, हमें यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, लेकिन फीसेस अगर कम हो जाए तो स्टूडेंट यहाँ से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था वही मेन चीज़ थी। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ फास्ट, ये मैंने रीज़न लिख दिया, इज़ फास्ट लूजिंग इज क्रेडिबिलिटी, मतलब वो खो रहा है। बेटर एग्जाम इज एन एंड टू एंड हाई स्टेक एग्जाम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म। क्रिएट अप्रूव डिलीवर प्रमोट एंड ग्रेड एग्जाम्स श्योरली थ्रू अ सिंगल क्लाउड बेस्ड सिस्टम। मॉनिटर करें ड्यूरिंग एग्जाम एंड मेक श्योर देयर इज नो चीटिंग। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू train and teach teachers about it, and they can also run campaigns to prevent cheating among स्टूडेंट्स में ये कंपेन चलाई जाए कि ये चीटिंग नहीं करनी, मतलब वो खुद एक दूसरे से बचें, खुद एक दूसरे से चीटिंग करने से परहेज़ करेंगे तो ही ये ठीक हो सकता है। खैर, ये जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स और उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन बताई है, अब इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग खुद इस काबिल होंगे कि आप वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के आप अपनी तरफ से पॉइंट्स लिख सकेंगे और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप 5 पॉइंट्स लिखें या 6-7, लेकिन आपको 5 पॉइंट्स का कहा गया है। तो आप इंशाल्लाह अब इसको कर सकेंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, आपको अगर इसमें कोई मिस्टेक लगी है तो उसके लिए माज़रत। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट अगर कोई वीडियो आती है उसका आपको बेल आइकन शो हो जाए। इंशाल्लाह आपको ये जो फ़ाइल है वो भी आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी। लेकिन मेन चीज़ जो होती है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, वो वीडियो सुनना होता है। वीडियो से ये होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आप फ़ाइल पे देखते हैं, आप देखें जो भी बंदा फ़ाइल पे देखेगा वो जस्ट इन ये जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉइंट को देखेगा, उन्हें नहीं पता पॉइंट के पीछे का क्या है, या फिर ये वो देख लेगा तो वो अगर तो इसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेगा या प्लाजरिज्म आउट करके, मतलब फ्री करके भी कोशिश करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखी और बता दी हैं जो कि ईज़ी अल्फाज में थी, तो वो चीज़ें वो नहीं सुन सकेगा। इसलिए वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।